दोस्तों रेलवे सेक्टर बहुत सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने में रेलवे सेक्टर ने बहुत ही अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। एंड इसके रीजंस बहुत सिंपल से है। गवर्नमेंट इस सेक्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है। गवर्नमेंट इस सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट्स ला रही है। अभी इस बार के अगर आप बजट को देखिएगा तो इस बार के जो बजट में सिर्फ रेलवे सेक्टर के लिए जो एलोकेशन किया गया है वो लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए का है। तो जो इंडिया की रेलवे इंडस्ट्री है वो तो एक्चुअली में बहुत बड़ी है एंड जो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं वो भी बहुत बड़े हैं। यानी कि इधर आपको 2,40,000 करोड़ की एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड देखिए दोस्तों, रेलवे के बड़े बड़े स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैप 50,000 60,000 करोड़ का है तो वहां पर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो स्टॉक्स 2 या 3 गुना हो सकता है। लेकिन अगर आप माइक्रो या पेनी कैप स्टॉक्स में जाते हैं जो रेलवे सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, जो कि एक सस्ते प्राइस और सस्ते वैल्यूएशन पर ही मिल रहे हैं, अगर ऐसे पेनी स्टॉक्स या फिर माइक्रो कैप स्टॉक्स को आप पकड़ लेते हैं तो आपको यहाँ से 100 टाइम्स एंड इवन 1000 टाइम्स की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ऐसे ही 3 माइक्रो कैप स्टॉक्स मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिनमें से एक जो स्टॉक है वो पेनी स्टॉक है, लगभग 9 रुपए के आसपास है। उस पेनी स्टॉक को डिस्कस करने से पहले आप इस स्टॉक पर फोकस कीजिए। ये जो स्टॉक है ये रेलवे कंपनीज के लिए रेलवे केबल्स मैन्युफैक्चर करती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप नोट कीजिए, एक कंपनीज होती है जो डायरेक्टली रेल डब्बे वगैरह जो रेलवे का इंजन होता है वो मैन्युफैक्चर करती है, और दूसरी तरफ ऐसी कंपनीज होती है जो इन रेलवे मैन्युफैक्चरर्स के लिए कुछ छोटे मोटे पार्ट्स सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अब सवाल ये आ जाता है कि इन दोनों ही टाइप की मैन्युफैक्चरर्स में से कौन से मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ज्यादा पैसा बनने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कंपनीज डायरेक्टली रेलवे वगैरह मैन्युफैक्चर करती है उनके अंदर बहुत पैसा नहीं बनता है, क्योंकि देखिए अगर एक बार रेलवे गाड़ी बन जाती है तो उसकी रिप्लेसमेंट फिर कब होती है, उसे कई साल लग जाते हैं, लगभग डिकेड्स यहाँ पर लग जाते हैं। लेकिन जो कंपनीज रेलवे के लिए छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कोई पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि रेलवे सिग्नलिंग केबल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनको बार बार रिप्लेस किया जाना होता है, जिसके चलते इन कंपनीज में बहुत मोटा पैसा बनता है। तो ये ऐसी ही एक कंपनी है जो इस पूरे रेलवे के बजट से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकती है। देखिए ये जो रेलवे केबल्स मैन्युफैक्चर करते हैं ये कोई नॉर्मल रेलवे केबल्स नहीं है, इन्हें बहुत ज्यादा इनोवेशन करने के बाद बनाया गया है और इनकी कुछ अलग क्वालिटीज होती है, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा लो कैपेसिटेंस और रिडक्शन फैक्टर्स के ऊपर बनाए गए होते हैं। अब यहाँ ये जो कंपनी है रेलवे केबल्स के अंदर एक ही केबल नहीं बल्कि लगभग 5 तरह की केबल्स मैन्युफैक्चर करती है। पहला तो है अंडरग्राउंड सिग्नलिंग केबल्स, दूसरी तरफ ये अंडरग्राउंड रेलवे क्वाड एक्सल काउंटर केबल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रेलवे के लिए, फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, फिर पावर केबल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है कि ये कंपनी ना केवल रेलवे सेक्टर के अंदर काम करती है बल्कि इसके अलावा भी जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं जैसे कि जेली फील्ड केबल्स है, ऑप्टिकल फाइबर है जो कि ब्रॉडबैंड में यूज किया जाता है, और जो फायर सर्वाइवल केबल्स है जो कि सेफ्टी सेगमेंट में यूज किए जाते हैं, के अलावा एचटी केबल्स, एलटी केबल्स भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है और ये कोई महंगा पेनी स्टॉक नहीं है, सिर्फ 35 रुपए वाला ये पेनी स्टॉक है। और पिछले 1 साल में इस पेनी स्टॉक ने 200% के आसपास के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। और आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि इस स्टॉक को मैंने लगभग 10 रुपए के आसपास सजेस्ट किया था एंड अभी आप देख सकते हैं स्टॉक में लगभग 4 गुना पैसा तो ऑलरेडी बन चुका है एंड अभी भी स्टॉक में बहुत पोटेंशियल बाकी है। इस कंपनी का नाम पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड है और इस कंपनी में अभी अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है कि अभी यहाँ पर आप नोट कीजिए इसका जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 600-700 करोड़ के आसपास है और ये वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रेलवे सेक्टर के लिए अलग से केबल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड के लिए अलग से केबल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो एक तो इनका यूज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होता है, फिर रेलवे में भी यूज होता है और इंफ्रा के लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया है, फिर रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के स्टॉक में आ रही है और इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि ये आगे बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है। प्लस आप वैल्यूएशंस को भी नोट कीजिए, सिर्फ 17 के पी मल्टीपल पर आपको स्टॉक मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 25 टाइम्स है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज अब ये स्टॉक सस्ता है। फंडामेंटल्स डिसेंट है, 3% का आरओसी है, 4% के आसपास आरओई है, डेट को लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, 0.82 डेट टू इक्विटी रेशियो है। लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रख के चलना है कि इन कमिंग डेज इनका ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये बिलो 1 ही होना चाहिए। साथ ही अभी इस कंपनी के पास 183 का उसके रिजर्व्स भी है और इस कंपनी से जुड़ा एक रिस्क क्या है, जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है उसमें से 33% उनकी होल्डिंग को प्रोमोटर्स ने प्लेज कर रखे है। तो ये इस कंपनी से जुड़ा एक मेजर रिस्क बन जाता है। अब देखिए दोस्तों ये पेनी स्टॉक्स होते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं जो पूरी तरह फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वैसे स्टॉक्स अगर होते तो ये 10-20 रुपए के आसपास आपको नहीं मिलते होते। लेकिन इनमें पोटेंशियल क्या होता है कि अगर एक
कंपनी टर्न अराउंड हो जाती है तो ये 10 रुपए से सीधा 100,000 या फिर 2,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को प्लेड्ज करने के बावजूद भी अपने स्टेक को लगातार बढ़ाया है। देखिए 59% से आज इनका जो होल्डिंग है वो बढ़ते बढ़ते 62% हो चुका है। एफआईएस के पास 0.07% की छोटी मोटी होल्डिंग है और बची जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। यहाँ आप इनकी रिजर्व्स को भी देख सकते हैं। पहले लगभग 33 करोड़ के आसपास रिजर्व थे। बीच में कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉस में आ चुकी थी, लेकिन वापस से इस कंपनी ने एक कमबैक किया है। आप देख सकते हैं 2019 में सीधा 107 करोड़ के रिजर्व बनाए, इसके बाद से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी 183 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स है। यहाँ पर इनकी सेल्स को भी देखा जा सकता है। पिछले 5 साल में इनकी सेल्स 433 करोड़ से बढ़ते बढ़ते अभी 778 करोड़ तक आ चुकी है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कभी नेगेटिव हुआ करता था, अभी वो लगातार बढ़ते जा रहा है। एंड हर साल हम देख सकते हैं लगभग 3 से 5% के आसपास कंपनी का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही नेट प्रॉफिट को भी देख सकते हैं, 15 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 40 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट पहुंच गया है। तो पैरामाउंट कम्युनिकेशंस को आप अपनी रडार में रखिए। अगर ये स्टॉक आपको लगभग 30 रुपए के आसपास मिलता है तो यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन का चांस बन सकता है। फिर अगर नीचे आता है तो लगभग 25 के आसपास एक और सपोर्ट लेवल है, एंड इसके नीचे आता है तो फिर 20 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है। दोस्तों दूसरा जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी एसटी केबल्स मैन्युफैक्चर करती है, एलटी केबल्स मैन्युफैक्चर करती है, पावर एंड ट्रांसमिशन इंडस्ट्री के लिए ये कंडक्टर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और साथ में ये रेलवे सिग्नलिंग केबल्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यानी कि एक कंपनी न केवल रेलवे सेक्टर में बल्कि वायरिंग सेगमेंट में भी ये काम कर रही है। तो अगर रेलवे सेक्टर नहीं भी चला इन फ्यूचर तो वायरिंग सेगमेंट तो चलना ही चलना है। यानी कि इस कंपनी में जो रिस्क कॉन्सेंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा कम है। और जो हमने पहला स्टॉक देखा था वैल्यूएशन के कंपैरिजन में ये स्टॉक उससे भी बेहतर है। साथ ही इनका जो क्लाइंट बेस है वो भी बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। न केवल गवर्नमेंट क्लाइंट्स बल्कि आपको इंटरनेशनल एंड प्राइवेट क्लाइंट्स, ये तीनों टाइप के क्लाइंट्स आपको इस एक कंपनी में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी कुछ छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं है। टाटा पावर जैसी कंपनी, वोल्टास, एबीबी, सीमेंस, अडानी एंड हिताची एनर्जी जैसी, लार्सन एंड टोब्रो जैसी टॉप कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में है। गवर्नमेंट की भी कंपनी जैसे आरबीएनएल भी हमें इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाता है। एडिशनली इंटरनेशनल क्लाइंट्स इनके अलग से है। देखिए डायनामिक केबल्स एक पेनी स्टॉक तो नहीं है, 178 रुपीज का इसका प्राइस है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे ये कंपनी पसंद आती है। प्लस आप इसके फंडामेंटल्स को देखिए, आप इनकी बैलेंस शीट को देखिए, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। 23% के दोनों आरओसी एंड आरओई रेशियोस हमें देखने को मिल जाते हैं। डेट भी इनका कम है और कंट्रोल में है। इनके पास फ्री कैश पड़ा हुआ है जिससे कि ये फर्दर अपनी एक्सपेंशन कर सकते हैं। यानी कि किसी कंपनी को अगर उसका स्टॉक प्राइस बढ़ाना है तो उसे उसके लिए वर्क भी तो करना पड़ेगा, यानी कि फर्दर उसे इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, केपेक्स करने पड़ेंगे, उसके लिए पैसा तो चाहिए। तो यहाँ पर इनके पास 58 करोड़ के आसपास अभी पैसा पड़ा है जिससे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लस मार्केट कैप देखिए सिर्फ 390 करोड़ का मार्केट कैप है। जो हमने 35 रुपए वाला पेनी स्टॉक डिस्कस किया था उसका मार्केट कैप 700 करोड़ का था, उससे भी कम इसका मार्केट कैप है। लेकिन प्राइस थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिल जाता है, लेकिन प्राइस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर करते हैं आपको यहाँ पर फंडामेंटल्स। इनके रिजर्व्स भी देख सकते हैं, 139 करोड़ के इनके रिजर्व्स है। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पर प्रोमोटर ने अपने एक भी शेयर प्लेड्ज नहीं कर रखे है। प्लस अभी इनके पास 30 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। और यहाँ पर इनकी सेल्स को देख सकते हैं, ये कंसिस्टेंटली बढ़ी है। 300-350 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 600-650 करोड़ हो चुकी है। जो नेट प्रॉफिट है वो पहले 7 करोड़ था, आज बढ़कर 30 करोड़ हो चुका है। अर्निंग्स पर शेयर 3 रुपए था, आज बढ़कर 13 रुपए हो चुका है। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी डिसेंट है, 17% की यहाँ पर पिछले 10 साल में सेल्स आई है, तो 57% CAGR से प्रॉफिट बढ़ा है। इस साल प्रॉफिटेबिलिटी में हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। जो इस कंपनी के रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ पर कंपनी ने अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं वाई ऑन वाई बेस पर, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पर इनकी सेल्स घटी है, जिसके चलते मार्केट ने इस स्टॉक को बहुत ज्यादा पीटा है। देखिए सेल्स उतना भी ज्यादा मैटर नहीं करती, उससे ज्यादा मैटर करता है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी। अगर सेल्स 10% CAGR से भी बढ़ते जा रही है वाई ऑन वाई बेस पर तो ये ठीक ठाक है, एकदम एब्सोल्यूट नॉर्मल है। प्रॉफिटेबिलिटी में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अभी भी 9% पर मेंटेन्ड है, तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी बहुत ज्यादा है, 75% जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर के पास है और पब्लिक के पास 25% होल्डिंग है। सपोर्ट लेवल्स को देखें तो इतने समय से जिस ट्रेंड लाइन पर स्टॉक चल रहा था उसको अभी इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, यानी कि ये स्टॉक अभी एक डाउन ट्रेंड में जाता हुआ हमें नजर आ रहा है।
हालांकि अभी भी ये चीज कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन स्टॉक को सपोर्ट लेवल्स पर खरीदने में भलाई है और बल्क इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है। सिर्फ अगर करना भी है तो SIP में, यानी कि मंथली या फिर क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट्स किया जा सकता है, और वो भी सपोर्ट लेवल्स पर। जो पहला सपोर्ट बन रहा है वो है लगभग 148 का लेवल, आप रफली 150 मान लीजिए। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है 100 के आसपास का लेवल। इसके बीच में भी आपको छोटे मोटे सपोर्ट जैसे कि 120 या फिर 130 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो 100 का सपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हमारी लिस्ट का जो आखिरी पेनी स्टॉक होने वाला है वो लगभग 9 रुपए 50 पैसे वाला पेनी स्टॉक है। आज के दिन स्टॉक में 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। दोस्तों ये स्टॉक दिखने में भले ही बहुत छोटा है, सिर्फ 9 रुपए का पेनी स्टॉक है, बट आप यहाँ पर इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को नोट कर सकते हैं। पिछले 10 साल का जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल में ये स्टॉक एक टर्न अराउंड ले चुका है और पिछले 5 साल से इनकी सेल्स 12% CAGR से बढ़ी है, तो प्रॉफिट 34% CAGR से बढ़ा है, एंड इस साल 36% CAGR से सेल्स बढ़ी है एंड 35% CAGR से प्रॉफिट बढ़ा है। यानी कि जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं इस कंपनी में हमें ग्रोथ देखती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है सेंचुरी एक्सट्रूजन्स लिमिटेड। सेंचुरी एक्सट्रूजन्स 1991 में एस्टेब्लिश की गई थी और ये कंपनी मेनली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन्स मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि ये कंपनी मेनली स्टील सेक्टर के अंदर आ जाती है और इस सेगमेंट्स में ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि ये डाई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बिलेट्स की मेल्टिंग एंड कास्टिंग में ये कंपनी काम कर रही है। आज इनकी एक्सट्रूजन्स में 3 प्रेस लाइंस है। जो पहली प्रेस लाइन है उसके अंदर 1250 MT की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है और जो एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 3000 MT की है। जो दूसरी प्रेस लाइन है उसकी 4500 MT की फैसिलिटी है और तीसरे प्रेस लाइन की 7500 MT की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, यानी कि टोटल इनके पास 15000 MT की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगी हुई है। और इनके प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा यूज रेलवेज में हमें देखने को मिल जाता है, फिर डिफेंस कंपनीज में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, जो आर्किटेक्चर या फिर जनरल इंजीनियरिंग कंपनीज होती है, उनके अंदर भी इनके प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। तो सेंचुरी एक्सट्रूजन एक बहुत ही छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 76 करोड़ के आसपास है और वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी सही नजर आती है। इसका ROC 16% है, ROE 11% है। डेट को लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, हालांकि डेट ज्यादा है, 0.76 डेट टू इक्विटी रेशियो है। यहाँ पर भी प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज कर रखा है, 13% के आसपास प्लेजिंग है, लेकिन कंपैरेटिवली लेस प्लेजिंग है, लेकिन फिर भी ये कंपनी से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट रिस्क होने वाला है। अभी वैल्यूएशंस को देख लेते हैं। 9.37 का PE रेशियो है। पैग रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, 1 के नीचे होना चाहिए। 0.28 पैग रेशियो है। अभी कंपनी के पास कैश तो पड़ा हुआ है लेकिन फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर 2 टाइम्स है, लेकिन एक्चुअल में होना चाहिए 5 टाइम्स से ज्यादा। तो डेट टू इक्विटी अगर 1 के ऊपर जाता है तो इस स्टॉक को हमें अवॉइड करना है, लेकिन अभी के समय ये कंट्रोल में है। सेल्स को नोट करें तो कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ी है, 236 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज लगभग 400 करोड़ तक कंपनी की सेल्स पहुंच गई है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के ठीक ठाक है और मेंटेन्ड है, 6 to 7% के आसपास कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अभी इस कंपनी के रिसेंट क्वार्टरली नंबर्स भी आए हैं, 99 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है, यानी कि ये Y on Y बेस पर भी बढ़े हैं और Q on Q बेस पर भी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, हालांकि पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है, बट नेट प्रॉफिटेबिलिटी में हम देख सकते हैं कंपनी ने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दर्ज किया है क्वार्टरली बेस पर। फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें तो प्रोमोटर्स के पास 52% होल्डिंग है, जो कि डिसेंट है। एंड इतनी छोटी कंपनी में FI की होल्डिंग होना ही एक बहुत बड़ी बात है और बची जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 48% के आसपास है। टेक्निकली अभी ये स्टॉक न्यूट्रल हो चुका है। यहाँ हम देख सकते हैं जिस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ये स्टॉक चल रहा था, यानी कि हायर हाइज और हायर लोस के फॉर्मेशन में, उस सपोर्ट लाइन को स्टॉक ने कहीं ना कहीं अभी ब्रेक डाउन दे दिया है और स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। और सपोर्ट लेवल्स को देखें तो सबसे पहला जो सपोर्ट बनने वाला है वो लगभग 8 रुपए के आसपास बनने वाला है। यहाँ से स्टॉक को बाउंस बैक करना चाहिए। अगर बाउंस बैक नहीं होता तो वापिस से अगर ये स्टॉक 8 रुपए के सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो लगभग 7 रुपए तक आते हुए देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है वो है 5.5 रुपीज का लेवल। तो सपोर्ट लेवल्स को भी आप ध्यान में रखिए। किसी भी स्टॉक को जब हम बाय करते हैं तो हमें हमेशा सपोर्ट लेवल्स पर बाय करके चलना है और जब बेचने की बारी आती है तो रेजिस्टेंस लेवल्स पर ही स्टॉक को बेचना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी हो गया।